नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जो कि उन विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी तो देते ही, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, वो भी लाइव। तो कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, आइए एक बार फिर से आपको तरीका बता दें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर आज के विषय पर जिससे जुड़े आज हम प्रश्न लेंगे। आज का हमारा विषय है रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग। हमारे साथ डॉक्टर US तेवतिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विस्तार इंडियन पोटाश नई दिल्ली में, और आपसे हम रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर तेवतिया आपसे समझना चाहूँगी, जो रबी फसलों में उर्वरकों के प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम रबी की फसलें बात करें तो उसमें चना है, कुछ दलहनी फसलें हैं, गेहूं है, सरसों है, तो इनमें उर्वरकों का इस्तेमाल हर एक फसल की अपनी ज़रूरत होती है। किस तरह से महत्वपूर्ण है? देखिए, आज का विषय है रबी फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग। देखो, हमें संतुलित उर्वरक उपयोग को समझना पड़ेगा। संतुलित उसको कहते हैं कि जो हमारे पौधों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो सभी पोषक तत्व हम फसल की आवश्यकता अनुसार और मृदा की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए उन फसल की पूर्ति करें। तो उससे सबसे पहले हमको अपनी मृदा की जांच करानी चाहिए, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी जो मृदा है उसमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसके अनुसार हम डालें। एक हम जनरल रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि भाई NPK की क्या रिकमेंडेशन है। जैसे वीट में आप 120-60-60 की रिकमेंडेशन करते हैं। तिलहनी फसलें होती हैं उनमें सल्फर की रिकमेंडेशन ज़्यादा होती है। दलहनी होती है उनमें और नाइट्रोजन की कम होती है, फास्फोरस और पोटाश की ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है। लेकिन ये सब एक अनुमानित उनकी उपयोग की क्षमता है, लेकिन जो असली हमें पता चलेगा वो मृदा टेस्ट के आधार पे ही पता चलेगा कि हमारी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर कितना है और उसकी pH कितनी है, उसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं। तो मैं किसानों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जैसे हमारे शरीर को सारे तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से फसल को भी सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और जो पीछे जो सघन खेती अपनाई है, आज देखिए प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। पहले कभी हमारा 50 मिलियन टन हुआ करता था 1952 में, आज 330 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हो गया। तो ये इतना गुना उत्पादन बढ़ा है, तो उतनी ही पोषक तत्वों की खनन हमारी ज़मीन से हुई है। तो आज हमें ये आवश्यकता है कि हम ये जानें कि जो कितनी हमारी मृदा की क्षमता रह गई है और उसमें हम फसल बोने जा रहे हैं, उस फसल की रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि संतुलित इस्तेमाल करना, सिर्फ उर्वरकों का इस्तेमाल करना नहीं, क्योंकि ये तो हम करते ही आ रहे हैं कि जो कहीं सुनी बातें हुई या फिर आपका अपना विवेक, आपका अपना अनुभव, उसी के अनुसार आप फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फिर कहें मिट्टी की जांच कराने की जो प्रक्रिया है या फिर जो शुरुआत हुई है, जो ये सुविधा है किसानों के लिए, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल कर पाते हैं। लागत भी कम लगती है और मिट्टी की सेहत पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। तो बहुत सारी बातें भी तेवतिया जी से हमने समझी, लेकिन फिलहाल अब रिपोर्ट देखते हैं, हमारे आज के विषय से जुड़ी हुई पहली रिपोर्ट, फिर आपके सवालों को लेंगे। रबी सीजन की फसल अक्टूबर और नवंबर के दौरान बोई जाती है। आलू, मसूर, गेहूं, तोरिया, मसूर, चना, मटर व सरसों रबी सीजन की प्रमुख फसलें हैं। वहीं रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसलों में टमाटर, आलू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, पालक और मेथी शामिल हैं। दरअसल फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन उर्वरक के उपयोग का पूरा फायदा तभी मिल सकता है जब मिट्टी की जांच करने के बाद खेत के आधार पर संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाए। जैविक खाद या कंपोस्ट के साथ साथ संतुलित उर्वरकों के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे मिट्टी स्वस्थ बनी रहे और वर्षों तक फसल की अच्छी उपज भी ली जा सके। खेतों में संतुलित खाद व उर्वरकों के उपयोग से न सिर्फ फसलों की पैदावार अच्छी होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था है वहां की खाद्य फसलें तिलहनी दलहनी फसलों में सही मात्रा में फॉस्फेट, पोटाश, जस्ता बुआई के समय बीज के साथ ही देना चाहिए। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के समय फास्फोरस, पोटाश के साथ देना सही होता है। तिलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा सल्फर, पोटाश को बीज के साथ देना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को फसल में फूल आने की अवस्था में देना अधिक फायदेमंद होता है। तो देखिए, अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि तेवतिया जी बता रहे थे कि हर एक फसल की अपनी आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों की नाइट्रोजन को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, अन्य फसलें जो हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल ही एक कुंजी है सफलता की। जब आप फसलें उगाते हैं तो इस पे अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई आशंका है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो अवश्य हमें फ़ोन करें। तो आज का जो हमारा पहला विषय है रबी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग, उस पर हम कुछ और बातचीत करते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं डॉक्टर तेवतिया से। उसके साथ साथ हम आपकी कॉल का भी इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर तेवतिया, सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि जब हम संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो उससे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी मिट्टी की सेहत दरअसल है कैसी, और मिट्टी की सेहत आप तभी जान पाएंगे जब आप उसकी जांच करवाएंगे। तो ऐसे में जांच कराने का तरीका क्या है, थोड़ा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी जानकारी दें, कैसे सैंपल कलेक्ट करें, किस प्रकार से इसके बारे में हमारे किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए अंजू जी, जो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जांच करें उसको कैसे उसका सैंपल लें। देखिए, अगर सैंपल ही सही नहीं होगा और सही तरीके से नहीं लिया जाएगा तो उसके जो जांच के परिणाम होंगे वो भी सही नहीं होंगे। देखिए किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने खेत में जो आपका अगर 1 एकड़ का खेत है तो उसमें से 5 जगह से आपको सैंपल उठाने हैं। वो किस तरह से उठाने हैं कि आपको बिल्कुल मैंड के पास से नहीं लेने हैं, चारों कोनों से अंदर जाइए, कम से कम आप 20 मीटर अंदर जाइए खेत में चारों कोनों से, और एक बीचों बीच जाइए। वहाँ पर जो है जो घास वगैरह हो तो उसको छील देनी चाहिए, लेकिन छीलते समय ये ध्यान रहे कि जो ऊपर की मिट्टी है वो वहीं रहे और घास हटा दी जाए। उसमें अगर कोई कूड़ा करकट हो तो वहाँ से ना लें बिल्कुल भी, जैसे कुछ बोरे कट्टे ऐसे पड़े हुए वहाँ से ना लें, कहीं खाद डाली है वहाँ से ना लें, यूरिया 1 महीना पहले डला हुआ हो खेत में उसके बाद में सैंपल लें, और उसके बाद में जो 6 इंच तक वी के शेप में बना के ऐसे 5 जगह से उसको खेत को काटना चाहिए। और उसके जो काटने के बाद में जो 6 इंच गहराई तक, गहराई जब वो ऐसे वी काटेंगे तो उसका वी का जो बीच का हिस्सा है वो 6 इंच गहरा होना चाहिए। उसमें से वो ये स्लोप पे से 1-1 इंच मृदा को उतारेंगे और वहाँ से जो है 1 किलो मृदा लेंगे एक जगह से। तो 1 एकड़ से 5 जगह से हमारी 5 किलो मृदा हो गई। उसके बाद में उसको सुखा के उसके ढेले तोड़ के अच्छी तरह पाउडर बनाकर उसमें एक ढेर लगाया जाएगा। इस तरह से उस ढेर को 4 भागों में काटा जाएगा ऐसे उंगली से। आमने सामने के जो पोर्शन है उनको हटा दिया जाएगा, फिर दोबारा करके काटा जाएगा। दूसरी बार में वो दूसरे जो और के जो भाग हैं उनको हटाया जाएगा, 2-2 आमने सामने के। ये जो प्रक्रिया है इसको जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे मृदा का जो वेट है वो आधा किलो मृदा रह जाए। उस मृदा को लेने के बाद में फिर किसान अपने खेत का उस पर कोड लिखेगा कि मेरा ये कौन से वाला खेत है। हर एक किसान का एक नाम होता है। उसके बाद में उसकी डेट लिखेगा, किस डेट को लिया, अपना नाम पता पूरा लिख कर और उसको सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाकर देगा। उसमें ये भी लिखेगा कि मैं इसके बाद में मृदा परीक्षण के बाद में कौन सी फसल इस खेत में लेना चाहूँगा। उसके बाद में जब रिपोर्ट आएगी तो उनको सॉइल प्रयोगशाला से, जांच प्रयोगशाला से पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि आपके खेत में इतनी इनकी उपलब्धता है विभिन्न तत्वों की और इस क्रॉप के लिए इतनी ज़रूरत है, तो आप इतना इतना इस उर्वरक को डालिए। किसान भाई को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आजकल जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी कमी तो है ही है, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी काफ़ी अधिक मात्रा में कमी हो गई है। जैसे कि अगर हम परसेंटेज में देखें, पूरे भारत से नमूने लिए गए
तो नाइट्रोजन के जो सैंपल थे उनमें 90% नमूनों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई। फास्फोरस में 80% नमूनों में कमी पाई गई। पोटास में 50% में पाई गई। सल्फर में 41% में कमी पाई गई। जिंक में जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें 36.5% की कमी पाई गई। उसके बाद में जो बोरोन है 13% की कमी पाई गई। उसमें 12% लोहे की कमी पाई गई और 4% कॉपर की कमी पाई जिसके गई। बारे में कभी हम चर्चा भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है। सोचते भी नहीं है। तो अब ये देखिए ये इनकी कमी जो है ये बढ़ती जा रही है। और ये तत्व वो तत्व हैं सूक्ष्म तत्व, किसान भाई इनको इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि इनकी तो बहुत कम जरूरत मात्रा होती की है। आवश्यकता हो। जी। लेकिन अंजू जी मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि बेशक इनकी कम मात्रा की ज़रूरत है, लेकिन इससे इनका महत्व नहीं घट जाता। बिल्कुल। पौधों की उपज बढ़ाने में, पौधों को स्वस्थ रखने में, पौधों को कीट और बीमारियों से उनकी रक्षा करने में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही अधिक महत्व है। उदाहरण के तौर पे एक मैं छोटी सी चीज बताऊंगा, जैसे बच्चे में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उस बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। और कहने के लिए उसकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए। कहने के लिए तो उसका अब नमक में मिलाते हैं। नमक में मिलाते, नमक भी हम बहुत कम लेते हैं। कम लेते हैं, लेकिन अब वो ऐसा कर दिया गया। पहले कभी वो नेचुरल नमक आता था तो उसमें आयोडीन नहीं मिलता था। जी जी। अब ये प्रोसेस्ड आता है, पैकेट में आता है, पाउडर आता है, तो इसमें उस मात्रा में आयोडीन को मिला दिया जाता है जिस मात्रा में बच्चा को जरूरत होती है। लेकिन इतनी कम है, लेकिन उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी मृदा का परीक्षण कराएं और उसमें सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण जरूरी है। क्योंकि आजकल जो उपज घट रही है, किसान भाई कहते हैं हमारी तो यूरिया ने खराब कर दी, खादों ने खराब कर दी जमीन। मैं बताना चाहूंगा एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पे एक जिम्मेदारी के साथ में उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी रिसर्च में, हमारी जानकारी में कमी है, आपकी जानकारी में कमी है। हमारी फसल नहीं कमजोर हुई, वो हमारी जमीन कमजोर नहीं हुई है। जी सर। हम जो उसमें से जितना निकाल रहे हैं उसमें उतना डाल नहीं रहे बिल्कुल। तो जितना हम निकाल रहे हैं, मतलब जितनी हम फसलें लेते जा रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जो जमीन है बंजर होती जा रही है। हम कह रहे हैं कि जोत सिकुड़ रही है, लेकिन दरअसल हो ये रहा है कि भूमि खेती करने योग्य घटती जा रही है इन्हीं वजहों से। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सर एक सवाल आया है गेहूं से जुड़ा हुआ, इन्होंने ये तो नहीं लिखा है, एक मिनट देख लेते हैं इनका सवाल भी, मैंने अभी देखा था। गेहूं से जुड़ा हुआ सवाल है ये। इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि बुआई के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए गेहूं में। तो देखिए अंजू जी ये इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए खाद को इस्तेमाल करने के 4 नियम होते हैं। एक तो राइट फर्टिलाइजर का चयन, आर होते हैं ये 4 आर, राइट फर्टिलाइजर, राइट डोज, उसकी मात्रा राइट होनी चाहिए। तीसरा उसका तरीका, मेथड ऑफ एप्लीकेशन सही होना चाहिए। और चौथा है राइट टाइम, उसका टाइम सही होना चाहिए। इन किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा और जो फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय खेत को अच्छी तैयार करते समय उसमें डाल दें। और अगर गेहूं आप लाइन से बो रहे हैं, अगर सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। उसमें खाद नीचे जहाँ पे बीज पड़ता है उसके नीचे खाद पहुँचना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन किसान भाई बोते हैं तो फिर आप उसे जुताई के समय मिला दें। तो और उसके बाद में जब आप पहला पानी लगाएं तो उसकी जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की लगा दी, उसमें से भी आधी मात्रा, जो बचे हुए में से आधी मात्रा पहले पानी के समय, और उसके बाद में जब टिलरिंग हो, जब ब्यात हो, बची हुई मात्रा उस समय लगानी चाहिए। जी सर एक और ईमेल आया है, व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है, साथ साथ ले लेते हैं। इन्होंने हमें सवाल भेजा है, ये नालंदा बिहार से, और शिशुपाल जी हमारे दर्शक हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने मसूर लगाई है जो कि सूख रही है, तो क्या ये भी उर्वरकों की कमी हो सकती है? क्या वजह हो सकती है इसके? देखिए उर्वरकों की कमी से फसल सूखेगी नहीं, क्योंकि इतना मिट्टी में इतना तो होता है कि उसको संभाले रखे, पैदावार घट सकती है लेकिन फसल उर्वरक की कमी से नहीं
सूखेगी, कोई और रीजन हो सकता है। सर एक और सवाल है सर, हम ये गेहूं से जुड़ा हुआ है और ये दर्शक हमारे हैं सजल, जो कहते हैं कि इनकी गेहूं की जो फसल है लगभग 21 दिन की हो गई है और पौधे में कल्ले नहीं आ रहे हैं। उगते ही मौसमी पानी 2 बार गिर गया है, अभी भी बारिश हो रही है। किसान शिव शंकर बघेल हैं, ये शिव शंकर जी हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से सवाल भेजा सर। देखिए अंजू जी, 21 दिन में कल्ले नहीं आते गेहूं में। 21 दिन में पहला पानी लगता है, उसके बाद में कल्ले आने शुरू होते हैं, जिनको ब्यात कहते हैं जी। तो इनको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा धैर्य रखें। और 21 दिन में इन्होंने 2 पानी लगा दिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। 21 दिन में तो पहले 1 पानी लगता है, तो उसको ज़्यादा पानी, अब अगर बारिश हो गई होगी तो देखो इनके हाथ में भी नहीं है वो, तो थोड़ा इंतज़ार करें। देखो बारिश से तो किसी का बस चलता नहीं है, लेकिन उसके बाद ही कल्ले निकलेंगे, जब 30-35 दिन और 40-45 दिन में कल्ले निकलेंगे। तो ये क्या वजह हो सकती है सर, क्या बताना चाह रहे हैं दरअसल? नहीं, कल्ले की नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि 21 दिन की हो गई है। नहीं, तो 21 दिन में तो पहला पानी लगाया जाता है गेहूं में, और पहला पानी लगने के बाद में आधी नाइट्रोजन की, जैसे मैंने पहले बताया, डोज लगाई जाती है। उसके बाद में कल्ले आते हैं, तो आ जाएंगे कल्ले। बाकी देखिए कल्ले बीज पे डिपेंड करता है, इन्होंने बीज कैसा बोया है और उसमें क्या पैदावार है उसकी, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जी सर, अभी हम ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इस पर भी काफ़ी ज़ोर है और किसान इसको लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो कि एक बीच का रास्ता भी चाहते हैं, यानी रसायनों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े और मिट्टी की सेहत भी बनी रहे, अच्छी फसल भी उन्हें प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में जो जैविक खाद है वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं और इनका कैसे संतुलित इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर समेकित जो हम उर्वरकों के प्रबंधन की बात करें वो कैसे किया जा सकता है? देखिए अंजू जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है टिकाऊ खेती के लिए। अगर हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी तो जो हमारे उपज है वो लगातार सालों दर साल बढ़ेगी। और अगर हमने मृदा के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया तो एक फटीक सी, जैसे एकदम से रुकावट सी आ जाती है और आपको लगेगा कि मैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस ये डाल रहा हूँ, यूरिया बहुत डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए जो है, जो जैविक खाद है, देखिए पहले जो आज से 30-40 साल पहले ये हमारे पास खाद काफ़ी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय मैकेनाइजेशन नहीं था। हर किसान के घर में भैंसें और बैल हुआ करते थे खेती करने के लिए, उनकी खाद होती थी, उस खाद को वो गला सड़ाकर और खेत में डालता था। लेकिन जब से ट्रैक्टर आए तो गोबर की कमी हो गई, तो उसकी खाद नहीं डाल पाता है। और ये जो मृदा के सैंपल लिए गए उससे भी ये पता चल रहा है कि जो मृदा में जैविक जीवांश है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो लगातार कम होता जा रहा है। अब इसका क्या परिणाम होगा? जब जैविक उर्वरक कम होगा, जैविक खाद कम होगा खेत में, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, तो जो उसकी बफरिंग कैपेसिटी होती है, बफरिंग कैपेसिटी यानी जो न्यूट्रिएंट है जो मृदा में, उसको बांधने की क्षमता, जो पानी है उसको धारण करने की क्षमता, जो मिट्टी का भुरभुरापन है वो, और जो उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो खाद में, वो सब मिलते हैं। तो इसके इतने फायदे हैं कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा हमारी मृदा में, तो जो हम यूरिया, डीएपी और जो सूक्ष्म तत्व ही डालेंगे उनकी कार्य क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ेगी और किसान को बहुत लाभ देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब अगर इतनी नहीं है तो वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा किसान को। जैसे जो धान काटते समय उसमें से आप बाली काटिए, बाकी को उसमें मिला दीजिए, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो स्टॉक में ही होते हैं, फसल में ही होते हैं। तो अगर उसको दोबारा मिला देंगे तो उसमें पहुंच जाएंगे। देखिए, खाद अगर जितना भी मिल सके आपको, गोबर का खाद दीजिए, और अगर जो शुगर मिल से प्रेस मड आती है उसको अच्छी तरह से उसकी डिकम्पोस्टिंग करके आप उसको मिलाइए, क्योंकि वो भी गन्ने से निकलता है, जो गन्ने में होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका खाद लगाइए। लेकिन एक ध्यान रखें, गला सड़ाकर ही खाद को खेत में एक सवाल भी ले लेते हैं सर साथ साथ। ये गेहूं की फसल के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और इनका नाम है भरत, जिन्होंने उदयपुर राजस्थान से में सवाल भेजा है। ये कह रहे गेहूं की फसल में मावट बारिश हो गई। सर आप समझ रहे होंगे मावट बारिश?
मावट बारिश जैसा ये कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मावट लिखा है इन्होंने। जमने से पहले हो गई हाँ, तो बारिश। इसमें हो गई है। आप पिलाई कब करें, क्या यूरिया रासायनिक खाद भी दे सकते हैं? देखिए, एक तो शब्दों का इस्तेमाल ऐसा है कि कम समझ में आ रहा है, रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये कह रहे हैं कि हमारा जमने से पहले ही पानी उसमें डल पिलाई गया। कब करें, शायद क्या खाद बोला देने- इन्होंने? पिलाई? मतलब ये कह रहे हैं एक तो बारिश हो गई, मावट बारिश लिखा है इन्होंने, और अब पिलाई कब करें? क्या पिलाई का मतलब इनका सिंचाई से सिंचाई है हो या सकता तो है, सिंचाई है सर। हाँ, हाँ। सिंचाई। और रासायनिक खाद क्या दे सकते हैं, जिसमें इन्होंने यूरिया के बारे में जानना चाहा। देखिए, अगर जमने से पहले अगर बारिश हो गई है तो अब देखिए बारिश कितनी हुई है। अगर बारिश इतनी हुई है उस पर पपड़ी जम गई है, ठीक है ना, तो उसको पपड़ी को तोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो वो जमेगा नहीं, उसमें लेयर कड़ी हो जो जाएगी। जमीन पर जो बन जाती है अगर पानी किसान भाई हल्का हल्का अगर ऐसा लेयर बन गई है, अगर हल्का हल्का मेंड बना के, क्यारियां बना के पानी हल्का हल्का लगा दे तो वो जम जाएगा। जी जी। हाँ, और अभी खाद ये है कि जब पानी लगाए तो उसके बाद में खाद वो किसान लगा सकता है। मुझे ये लगता है यही सवाल था कि बारिश हो गई है तो अब दोबारा कब सिंचाई करें। हाँ, और साथ ही हाँ, तो देखिए, अंकुरित होने के लिए या तो भुरभुरी होनी चाहिए जमीन, और या फिर नमी होनी चाहिए। तो अगर वो कड़ी हो गई है, थोड़ी बारिश हुई है, तो उस कड़ी परत को तोड़ना जरूरी है। वो हल्की सिंचाई से आराम से टूट जाएगी, जितने वो नमी रहेगी तो वो ऊपर आ जाएगा। जी। और कुछ मेरे पास व्हाट्सएप सवाल आए हैं, हम उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। और सर, ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है। ये चने उगने के बाद उगरा रोग उसमें लग रहा है, क्यों लगता है, क्या करें? सर ये समझ पाएंगे सर? तो देशी मतलब लोकल मुझे लगता है टर्म है ये। उगरा लिखा है ने, उगरा रोग लग रहा है, क्यों लग रहा है? मेरे ख्याल से उगटा कहना चाह रहे होंगे। उकट्टा होता है इसमें, विल्ट। उकटा, हाँ, सूख रहा होगा। सूख रहा है। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने तो ये तो बीमारी होती है, और इसमें जो है क्या ये भी पोषक तत्वों की कमी से हो सकती है? नहीं, ये पोषक तत्वों की कमी वाली बीमारी नहीं है। ये उसकी बीमारी है जो कुछ मिट्टी जनित, जो सॉइल जनित जो बीमारियां होती हैं, कुछ बैक्टीरिया फंगस वगैरह होते हैं, तो उनकी बीमारी है ये। और इसके लिए इनको जो है पास के किसी विशेषज्ञ को पहले दिखाना चाहिए कि कितनी इंटेंसिटी है उसकी रोग की, और उसके बाद में कोई निर्णय लेना चाहिए इनको, और उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है सर। और एक और ऐसे ही सवाल आया हुआ है, ये चने पर ही है। चना बारिश होने से गल गए हैं, फिर से चने या फिर मसूर बोनी क्या बो सकते हैं? और नीलेश जी हैं जिन्होंने हमें ये एमपी से सवाल भेजा है। तो देखो, अभी आज कितना 6 तारीख है आज, तो अभी तो टाइम है, तो अभी ये बो सकते हैं। गेहूं भी बो सकते हैं अभी, लेट वैरायटी, और चना भी बो सकते हैं। ठीक है सर। तिवारी जी, आप कुछ और बातें आप बताना चाहेंगे जो क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं? हाँ, देखिए, मैं जो मेरा टॉपिक है मृदा स्वास्थ्य का, मैं ये बताना चाहता हूँ संतुलित उर्वरक का उपयोग का। संतुलित उर्वरक उपयोग का देखो सीधा मतलब यही है, अगर हमारी मृदा स्वस्थ है, जितने पोषक तत्व उसमें होने चाहिए उतने पोषक तत्व हैं, तो देखिए उसके ना होने से क्या होगा और होने से क्या होगा। ये मैं सीधी सादी एक फूड चेन की बात कर रहा हूँ। अगर मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी, चाहे वो मुख्य पोषक तत्वों या सूक्ष्म पोषक तत्वों, तो वो ही सूक्ष्म पोषक तत्व और इन तत्वों की कमी मानव जाति में आएगी। और जब कम होंगे फसल में तो उसमें रोग और बीमारी ज़्यादा लगेंगी। उसमें फिर किसान उसको सही करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा, तो उसमें कम पोषक तत्व हैं एक तरफ, तो और दूसरे उसमें फिर जहरीले तत्व और आ जाएंगे, जो कि मानव जाति में जाकर एक तो न्यूट्रिएंट की कमी के डिसऑर्डर पैदा करते हैं, और दूसरे जहरीली तत्व जो है उसमें मानव जाति में बीमारियां पैदा करते हैं। अगर आपको मानव जाति को स्वस्थ रखना है तो हमको मृदा स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ मृदा स्वस्थ भारत, ये बिल्कुल सटीक नारा है। और एक कृषि वैज्ञानिक के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि
किसान को अगर आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है जी। तो हमें आज अपनी जमीन को स्वस्थ रखना होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया, तो सर इसका मतलब ये है कि भले ही आपको फसल अच्छी दिखाई दे, तंदुरुस्त दिखाई दे, लहलहाती दिखाई दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पोषक तत्वों से भी भरपूर हो। इसीलिए मिट्टी के पोषक तत्वों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो दोनों मेहमानों से हमने बहुत विस्तार से बात की। गोगराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेवतिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही।